चलो अब देखेंगे आगे। लास्ट टाइम हमने लॉ सारे पढ़ लिए, नोट करना थ्योरी आगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वैलिड कब है? जब टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर लो होगा, यानी आइडियल गैस की कंडीशन होगी तो ही वैलिड है। आइडियल गैस की कंडीशन होगी तो ही ये वैलिड है। इसने डिटेल दी थी गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में। गैस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे होगा, क्या शेप साइज है डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स के, उसकी सारी डिटेल दी थी केटी जी। सही ना, मैक्सवेल ने दिया था इस थ्योरी को, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फिजिक्स में भी ये सबने पढ़ा हुआ ना? किस किसने पढ़ रखी है थ्योरी? एक बार हैंड रेज करेंगे जल्दी से। किस किसने थ्योरी पढ़ रखी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? देखो पढ़ के रखोगे तो समझ आएगा ढंग से। हर्ष ने पढ़ रखा है, और सिद्धि। देखो लेक्चर अटेंड करने से पहले ना पढ़ के जरूर रखो। और ये कनिष्क, यस सर। भी थ्योरी है। सर नहीं, अभी 7 लेक्चर ही करें सर, अभी लेक्चर नहीं हो पा रहे मेरे। अनीश ने पढ़ रखा है 11th क्लास में, अकेले अनीश ने पढ़ रखा है मतलब। आरुष, नो नो सर, नहीं पढ़ा मैंने। नहीं पढ़ के रखो इसे। चलो मैं एक बार बता रहा हूँ जल्दी से। मेनली मेरे को उसके अंदर डेरिवेशन लेनी थी, थ्योरी पढ़ के रखा करो ताकि न्यूमेरिकल ढंग से हो सके। ध्यान देंगे इधर। देखो केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसकी थ्योरी के क्या एजम्पशंस थे, क्या एजम्पशंस थे इसकी थ्योरी के, नोट करेंगे और याद करना साथ साथ। मैं खत्म होते ही टॉपिक तुम लोगों से पूछूंगा एक बार। तो इसने बोला कि गैस, जो गैस होती है, गैस का कोई भी सैंपल है, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। गैस का कोई भी सैंपल है, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और हर एक गैस का जो मॉलिक्यूल है, हर एक गैस, जैसे O2 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एक सैंपल के अंदर, उनका शेप, साइज, मास सब सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, ये याद रखना है। हाँ, O2 गैस का सैंपल है, एक N2 गैस का सैंपल है, तो फिर वो डिफरेंट होंगे। तो फिर वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एक गैस है, then it will be identical in shape, size and mass. Gas made up of large number of molecules. Gas is made up of large number of molecules. Second point. Second point है volume of gas molecules. Volume of gas molecules is negligible as compared to total volume of the gas. Volume of gas molecules is negligible as compared to total volume of gas molecule. Total volume of gas molecule means total volume of container. Total volume of gas molecules means total volume of container. जैसे ये है, इस कंटेनर में ये गैस मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे, तो इनको कंसंट्रेट करके एक जगह रखूंगा, तो ये टोटल वॉल्यूम जो होगा कंटेनर का, ये बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर यहाँ वॉल्यूम पे ऑफ क्या है? हाँ, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ टोटल गैस। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल वो बहुत कम होगा। ये बात समझ आएगा कि नहीं? ये आइडियली ट्रू है, बाद में जाके जो ये जो है ना पॉस्टुलेट, ये गलत माना गया था। यानी हमने माना था कि, हमने जो माना है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये अभी हम ट्रू मान रहे हैं आइडियली। लेकिन प्रैक्टिकली वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल कुछ होता है, तो ये पूरा सही नहीं था। दिस इज ट्रू ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। कोई डाउट इसमें? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो दो पॉस्टुलेट बता दिए मैंने। हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सही ना? थ्योरी वाला पार्ट है, सबने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें मैंने क्या बोला? पहला पॉइंट, गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरा पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ये पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? देखो जितने भी मॉलिक्यूल्स है, अगर मैं उसको कंसंट्रेट करके यहाँ रख दूँ, तो ये इतना ही वॉल्यूम आएगा बस। तो टोटल वॉल्यूम कितना है? इतना। तो इसलिए बोला कि वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर वॉल्यूम ऑफ पूरा कंटेनर है, मान लो 10 लीटर का कंटेनर है, 10 लीटर का कंटेनर है, तो ज्यादा से ज्यादा ना 10 सेंटीमीटर क्यूब में सारे गैस मॉलिक्यूल आ जाए, ज्यादा से ज्यादा 10 सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसलिए हम मानते हैं नेग्लिजिबल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं?
थर्ड पॉइंट अब यहाँ से ना, पहला पॉइंट गैस मेड अप ऑफ लार्ज नंबर मॉलिक्यूल, पहला पॉइंट है। दूसरा, तीसरा, चौथा, दोनों तीनों नेग्लिजिबल पे हैं। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। जैसे एक हाईली कंप्रेस्ड गैस है, एक हाईली कंप्रेस्ड गैस है, अगर मैं उस पर प्रेशर रिलीज कर दूंगा तो गैस मॉलिक्यूल्स अटैच रहेंगे आपस में कि दूर दूर भाग जाएंगे? दूर दूर भाग जाएंगे। दूर दूर भाग जाएंगे, नेचुरल सी बात है, सही ना? तभी तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन होते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ गैस इसीलिए तो होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं, गैस मॉलिक्यूल्स में कोई भी अट्रैक्शन नहीं। लेकिन ये भी जो पोस्टुलेट था, थर्ड पोस्टुलेट जो था, ये भी बाद में फॉल्टी प्रूव हुआ था, मतलब इट वाज रॉन्ग। यानी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स में होती है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स में होती है, ये ध्यान। पहला पॉइंट क्या है? गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगले दो पॉइंट नेग्लिजिबल वाले, ये दोनों पोस्टुलेट बाद में गलत प्रूव हुए थे। ये ट्रू कब है? ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ही वैलिड है। हाई टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, अट्रैक्शन नहीं। लो प्रेशर होगा तब भी मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, अट्रैक्शन नहीं। ये याद रखना, जो भी मैं पोस्टुलेट दिखा रहा हूँ, दे आर ट्रू ओनली एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। बाकी सब तो फिर भी चल जाएंगे, लेकिन सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट जो है ये गलत प्रूव हुए थे बाद में। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। इन दो पॉइंट की वजह से रियल गैस इक्वेशन, वैन डर वाल्स इक्वेशन आएगी आगे जाकर। प्रूफ मैं तुम्हें साथ साथ दे रहा हूँ। पहला, गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर मॉलिक्यूल, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं, जब उसके वेपर्स बनेंगे, वेपर जो बनेंगे उसमें तुम्हें दिखता होगा वेपर्स निकलते हुए, तो यहाँ से पता लगा गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये पता लग गया। और दूसरा, जो वेपर्स का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। पता है कि नहीं है? नहीं समझ आई बात? जो भी वाटर है उसका वॉल्यूम देखो कितना कम है, और जब उसके वेपर्स बन गए तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वो तो पूरी सराउंडिंग आसपास की ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वो बहुत ज्यादा है। इसलिए पहले दो पोस्टुलेट का ये प्रूफ है। और तीसरा पोस्टुलेट जो मैंने बोला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, इसका प्रूफ बहुत सिंपल था। हाईली कंप्रेस्ड गैस है, इफ द प्रेशर ऑन इट इज रिलीज, अगर उसके ऊपर से हम प्रेशर रिलीज कर देंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागेंगे, यानी कोई अट्रैक्शन नहीं था। तीन पोस्टुलेट हो चुके हैं। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो भी नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन गैस मॉलिक्यूल्स इज आल्सो नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज आल्सो नेग्लिजिबल। मान लो अगर इसमें भी सिंपल से तरीके से प्रूव कर सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी अगर मैं ब्रोमीन गैस के ऊपर लाइटर गैस जैसे हाइड्रोजन या हीलियम इन्वर्ट करूंगा, तो ब्रोमीन गैस भी ऊपर की तरफ उठती है। ब्रोमीन गैस भी ऊपर की तरफ, सारी गैसेस जो है ऊपर की तरफ उठती है कि नहीं? इसका मतलब उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। समझ आइए कि नहीं है? इसीलिए इसका मतलब क्या है कि उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो ये तो सही है, ये बात तो सही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन गैस मॉलिक्यूल्स इज आल्सो नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी क्या है? नेग्लिजिबल है। अब फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है? कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट सर फोर्थ वेलोसिटी से वाले में एक डाउट है सर। अगर हम कोई बोलो। मैग्नेटिक मटेरियल रख देंगे टेबल पे और फिर और वो फिर अलग है, उसको वो एक्सटर्नल। मैग्नेट से अट्रैक्ट करेंगे अनीश फिर टू वो ऊपर एक्सटर्नल, आएगा। मेरी बात सुन अनीश। जैसे O2 गैस है, तो नेचुरल सी बात है, जब तू मैग्नेटिक मटेरियल रखेगा तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो ये तो तू एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है ना कोई एक। नॉर्मली मैं चेक कर रहा हूँ, समझा कि नहीं? यस सर। कोई डाउट किसी को? सर तो गैस की हीटिंग भी एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। हाँ, नॉर्मली हम चेक कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी मैं यूज करूंगा आगे जाकर। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट, गैस मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट वेलोसिटी, याद करते रहना साथ साथ। 4 पॉइंट हो चुके हैं। पहला पॉइंट गैस मेड अप ऑफ लार्ज नंबर मॉलिक्यूल, अगले 3 पॉइंट नेग्लिजिबल वाले। वॉल्यूम नेग्लिजिबल, अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, ग्रेविटेशनल नेग्लिजिबल। एक्सप्लेन खुद करना उसको, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, गैस मॉलिक्यूल दे आर सपोज्ड टू बी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। गैस मॉलिक्यूल्स different velocity से, गैस मॉलिक्यूल दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस
विद डिफरेंट वेलोसिटी, बट एवरेज वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है। एवरेज वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे, ये याद रखना। गैस मॉलिक्यूल्स आर सपोज्ड टू बी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, बट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेंपरेचर। और ये तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर ये एग्जांपल क्या है, एक डार्क रूम के अंदर, एक डार्क रूम के अंदर अगर सन की रेज आ रही है कहीं से, तुम्हें दिखेगा, दिखता है कि नहीं इसमें कि गैस के मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल जो है मूव कर रहे होते हैं, नहीं ध्यान, ये कभी ऑब्जर्व किया हो तुमने? किसी डार्क रूम में अगर हो, वहां पे कहीं से, कहीं किसी होल से सन की रेज आ रही है, तो तुम्हें दिखेगा कि गैस के मॉलिक्यूल या डस्ट पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं, मूव करते हुए दिखेंगे डिफरेंट। या फिर तुम सिनेमा हॉल में भी चेक कर सकते हो, प्रोजेक्टर से जब लाइट डालते हैं तो गैस के पार्टिकल दिखते हैं, डस्ट के पार्टिकल दिखते हैं मूव करते हुए डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन में, एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो ये ध्यान रखना है, गैस मॉलिक्यूल डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे अगर मैं बोलूं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, जैसे मान लो वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके तीनों वेलोसिटी के कंपोनेंट जो है, तीनों वेलोसिटीज के कंपोनेंट जो है, जैसे मान लिया मैंने ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो चाहे vx हो, चाहे vy हो, चाहे vz हो, ये तीनों सेम होंगे। यहाँ पे वेक्टर अगर अप्लाई करोगे तो v1 का स्क्वायर क्या होगा, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर, ये आएगा। और हम ये मानते हैं कि इसके जो तीन कंपोनेंट्स है vx, vy, vz, ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए मैं इसको लिखता हूँ, मान लो मेरे, मैं आगे जाके यूज करूंगा इस चीज को। अगर मैं मानता हूँ कि ये वेलोसिटी मैं इसकी एक्स डायरेक्शन में अगर लेता हूँ, तो एक्स डायरेक्शन में लूंगा तो वो v1 स्क्वायर बाय 3 आएगी। इसको मैं vx, vx, vx तीनों लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा 3vx स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर। तो vx स्क्वायर क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर बाय 3, सही ना? तो ये चीज ध्यान रखना। फिफ्थ पॉइंट मैंने क्या बोला, गैस मॉलिक्यूल दे आर सपोज्ड टू बी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। ध्यान रखना, इनका पैराबोलिक पाथ नहीं होता, क्योंकि इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कोई नहीं लग रहा है। ये भी आया हुआ ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, नीट में भी आया हुआ ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में। गैस मॉलिक्यूल्स पैराबोलिक पाथ में मूव नहीं करते, ये मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। और ये मैं यूज करूंगा पोस्टुलेट आगे जाकर, तो ये याद रखना। फिफ्थ पोस्टुलेट बता दिया मैंने, नाउ सिक्स्थ पोस्टुलेट याद करते रहना साथ साथ। सिक्स्थ पोस्टुलेट, सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या है, जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, प्रेशर एग्जर्टेड, चाहे कोई भी वेसल है, इस पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो कहाँ पे एग्जर्ट होगा, इस लाइन पे, इस लाइन पे फिक्स है तो बात अलग है, या इस लाइन इधर प्रेशर एग्जर्ट होगा। प्रेशर जो एग्जर्ट होगा वो किसकी वजह से होगा, बाय कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद देमसेल्व्स, by collision of molecules with themselves as well as with the walls of the container. Pressure exerted is due to the collision of molecules between themselves, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, या इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में। Pressure exerted is due to the collision of molecules, collision or bombardment of molecules with themselves as well as with the walls of the container, as well as with the walls of the container. इस वजह से प्रेशर एग्जर्ट हो। और ये तुम चेक कर सकते हो, जैसे तुम साइकिल के ट्यूब में एयर फिल करते हो तो वो एक्सपैंड करता है, या फुटबॉल में एयर फिल करते हो तो वो एक्सपैंड करता है। तो ये इसका प्रूफ है, सही ना। प्रेशर एक्सर्टेड इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन देमसेल्व्स एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यानी प्रेशर जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर यूनिट एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर यूनिट एरिया। ये सिक्स्थ पोस्टुलेट है, सिक्स्थ पोस्टुलेट है। सेवंथ पोस्टुलेट, कोलिजन जो होती हैं between molecules, it is perfectly elastic. Collisions are elastic. Collisions between molecules are perfectly elastic. Collision between molecules, they are perfectly elastic. अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, बोलो। Collision between molecules are perfectly elastic. अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ टाइम के बाद सारे मॉलिक्यूल नीचे बैठ जाते हैं ना। काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, मानते हैं मॉलिक्यूल की सेम। मोमेंटम जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इट रिमेन्स द सेम। काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज सेम, मोमेंटम इज कंजर्व। समझे कि नहीं है? कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के वो क्या करते हैं, जैसे टकराएंगे अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं एक दूसरे को। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ टाइम के बाद सारे मॉलिक्यूल्स नीचे जाके बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, इसलिए मानते हैं कोलिजन दे आर परफेक्टली इलास्टिक। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी।
एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी मैं बहुत यूज करूंगा इस पॉइंट को भी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सही ना। और नाइन्थ पोस्टुलेट चाहो तो बना लो, नहीं तो फिफ्थ वाला सेम है कि मॉलिक्यूल्स जो है गैस के वो कांस्टेंट रैपिड मोशन में होते हैं, कांस्टेंट रैपिड मोशन में होते हैं मॉलिक्यूल्स, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल कांस्टेंट रैपिड मोशन में होते हैं और स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, और स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। तो ये 8 पोस्टुलेट है। पहला गैस मेड, ये तुम मन में बोलोगे 3-4 बार याद हो जाएगा, गैस मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगले पॉइंट 3 नेग्लिजिबल वाले, वॉल्यूम नेग्लिजिबल, अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, ग्रेविटेशन नेग्लिजिबल। फिर फिफ्थ पॉइंट डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर मेरे को एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है सपोज किसी एक मॉलिक्यूल की, और वो कहीं भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वी एक्स का स्क्वायर क्या होगा, v1 स्क्वायर बाय 3, ये दिमाग में रखना है। फिफ्थ पॉइंट, वी एक्स का स्क्वायर क्या होगा, v1 स्क्वायर बाय 3। 6 पॉइंट प्रेशर एग्जर्ट जो होता है वो कोलिजन जो अब आपस में होगी मॉलिक्यूल्स की उससे होगा, या जब वो वॉल के ऊपर टकराएंगे वेसल के तो उससे होगा कोलिजन। 7 पॉइंट कोलिजन इलास्टिक होती है। 8 पॉइंट एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये मैंने लेक्चर्स में बहुत ढंग से तरीके से और स्लो बताया होगा, अभी मैं तुम्हें पास करवा रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों ने कुछ तो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, और ये तुम पढ़ सकते हो वहीं से, है ना। अगर नहीं समझ आया तो उससे भी पढ़ सकते हो लेक्चर से। किसी को वैसे कोई डाउट, एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको पोस्टुलेट समझ आ गए। कनिष्क, हर्ष, निकिता, निशी, अनीश, कृष्णा, अर्नव, अभिषेक, मयंक, श्रुतिका, शिखा, अंशिता, छवि, अखिलेश, सम्यक, साक्षी, बॉबी, उज्जवल, ऋतिका, निहारिका, निवृत्ति, विधि अग्रवाल, हर्षित, कशिश, विद्या। तो 26 को समझ आ गया, बाकी ध्यान नहीं दे रहे। ऋतिक 27। देखो 8 पोस्टुलेट्स हैं, इसमें से 2 मैंने तुम्हें बता दिया, 2 मैं आगे जाकर बोलूंगा कि दे आर प्रूफ फॉल्टी, दे आर ट्रू, दे आर करेक्ट ओनली व्हेन टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड प्रेशर इज लो, और इन केस ऑफ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, ये लाइन याद रखना, इन केस ऑफ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम आइडियल गैस इक्वेशन यानी पीवी न्यूटन आरटी फॉलो, इन केस ऑफ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो, तब आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो। तो मैंने 8 पोस्टुलेट्स ये बता दिए हैं। कर्व मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, ये कर्व जो है बहुत तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं अभी सिर्फ इसका हिंट दूंगा। जो कर्व बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये मैंने बहुत तरीके से पढ़ाया हुआ जो लेक्चर है मेरे। इसमें क्या है, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, तुम देख कर खुद पहचानोगे। ये मान लिया मैंने इनिशियली टेम्परेचर टी पर ये कर्व है, ये टेम्परेचर टी पे कर्व है, टेम्परेचर टी पे ये कर्व है, और इस पॉइंट पे ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी इतने फ्रैक्शन ऑफ, ये क्या है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, बिकॉज दिस इज द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस इज द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब मेरे को मैंने जो लाइन बताई है इसी के बेसिस पे तुम बताओ कि वाई एक्सिस पे क्या आएगा और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, इसी के बेसिस बताओ वाई एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा। 11th वाले बच्चे कौन बताएगा? हाँ कौन बताएगा इसको? अर्नव? नहीं, देखो ये गलत बोल रहे हो, अनीश गलत है। देखो अगर तुम ये पहचान नहीं पा रहे ना वाई, मैंने तुम्हें तो थोड़ा सा क्या बताया तुम्हें, तुम सिर्फ चेक करो वाई एक्सिस पे क्या वेरी कर रहा है, वर्टिकली क्या वेरी कर रहा है नंबर और हॉरिजॉन्टली क्या वेरी कर रहा है, वर्टिकली क्या वेरी कर रहा है और हॉरिजॉन्टली। हाँ बोलो कनेश, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आएगा सर। कहाँ सर पे आएगा? वाई वाई एक्सिस पे शायद।
हाँ वाई एक्सिस पे आएगा फ्रैक्शन मॉलिक्यूल। बहुत अच्छा कनेक्ट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा। देखो मैं इतनी छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ तुमसे, अगर कर्व का एक्सप्लेनेशन तुम्हें आता है तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस निकालना बहुत इजी है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा, मैंने सर तुम्हें एक्स बोला एक्सिस ना। पे स्पीड। हाँ एक्स एक्सिस वेलोसिटी आएगी, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना ये कि यहाँ पे दिस इज द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। वर्टिकली क्या है इसका मतलब, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। वर्टिकली क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। समझे कि नहीं ये। और अब मैंने टेम्परेचर, और टेम्परेचर मैं कांस्टेंट बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे टी केल्विन टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर तो कहीं आ ही नहीं सकता ना। वेरी क्या कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्टिकली वेरी कर रहा है, हॉरिजॉन्टली स्पीड वेरी कर रही है। अब मान लिया मैंने इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। फॉर्मूला याद कर लेना इसका, डेरिवेशन में दूंगा इनकी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, डेफिनेशन क्या है इसकी, velocity possessed by maximum fraction of the molecule, velocity possessed by maximum fraction of the molecule, अल्फा एम पी। और ये होता है अंडर रूट में 2 RT/m, 2 RT/m। एक मोल के लिए डिफाइंड है तो उसको मैं आर टी को पीवी भी लिख सकता हूँ, 2 PV/m, 2 PV/m। कोई डाउट, 2 PV/m। और सबको पता है m बाय मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम को नीचे ले आऊंगा तो डेंसिटी बन जाएगा, तो 2P/ρ, 2P/ρ। कोई डाउट। अब इस पॉइंट पे ये आ गई वेलोसिटी, इस पॉइंट पे देखेंगे नेक्स्ट। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, तीनों वेलोसिटी, तीन वेलोसिटी था, तीनों पता होनी चाहिए। इसके ऊपर काफी बार इसका रेशियो पूछा जाता है पेपर के अंदर। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, सेकंड पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, अल्फा एमपी बता दिया मैंने तुम्हें। एवरेज वेलोसिटी, वी से डिनोट करते हैं, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी 8 RT/πm, 8 RT/πm। और जो लास्ट वाली थर्ड वेलोसिटी है वो है आरएमएस वेलोसिटी, यू आरएमएस से डिनोट करते हैं। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये होती है अंडर रूट में 3 RT/m या 3 PV/m, या एम बाई वी को डेंसिटी दूं तो 3P/ρ, 3P/ρ। अब तुम्हें मेरे को बताना है इसके अंदर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी वेलोसिटी हो, टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब दूसरा बताओगे तुम, डेंसिटी बढ़ाने से वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, अनीश। डिक्रीज। हाँ अब ये ध्यान रखना, डेंसिटी बढ़ाने से वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगी। वो तो डेंसिटी अगर तुम बढ़ाओगे तो प्रेशर भी तो चेंज हो जाएगा, प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा क्या। नहीं यस समझ आई सर, बात। यस सर आ ये गई। ध्यान रखना चीज का, गलत तरीके से आंसर मत करना। तो समझ गया, डेंसिटी बढ़ाओगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसलिए इससे तुम वेरी नहीं करा सकते। इधर तो सिर्फ टेम्परेचर है कांस्टेंट, और मॉलिक्यूलर मास गैस का होता ही कांस्टेंट। O2 गैस है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, N2 गैस है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। समझे कि नहीं ये इन्वर्सली क्वेश्चन है ना मोलर मास के। यस सर। तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। और अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, ये तीनों वेलोसिटी तुम्हें रटी होनी चाहिए। अच्छा पहले बताओ इन तीनों में से कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। ग्राफ देखो, ये अल्फा, ये वी, ये यू, अल्फा वी यू, कौन सी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। यू। हाँ ध्यान रखना, गलत आंसर मत देना। ज्यादातर कर देखते हैं अल्फा बोल देते हैं, यू सबसे ज्यादा है। यू क्या है, वैसे भी तुम चेक करो ना, हम हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो यू तो सबसे ज्यादा होगा। वर्टिकली तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। और तो अगर तुम तीनों का रेशियो निकालोगे, अल्फा इज टू वी इज टू यू, अल्फा इज टू वी इज टू यू, ये आता है 1:1.128 इज टू 1.224। ये रेशियो याद रखना, डायरेक्ट रेशियो पूछते हैं, ये डायरेक्ट पूछा हुआ रेशियो। और अगर इसको मैं सॉल्व ना करूं तो अल्फा इज टू वी इज टू यू क्या आ जाएगा, √2, √2 है ना ये,
ये √8/π और ये √3, तो √2 is to √8/π is to √3। कोई डाउट? किसी को डाउट कोई? तो ये रेशियो रट देना बिल्कुल ढंग से, ये सॉल्व करना वहां टफ पड़ जाएगा, ऐसे आ गया तो ऐसे निकालना इजी है। बस इसमें तुम्हें हिंट ये है कि अल्फा सबसे कम है, एवरेज वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है उससे, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। डेफिनेशन तीनों की अलग अलग बता दी मैंने, फॉर्मूला तो बता ही दिए तीनों के। डेफिनेशन अल्फा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटी, मीन ऑफ ऑल द वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी। मैं एक बार लिख देता हूं उसको भी, मैं दोबारा आऊंगा इस कर्व पे। जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? वी एवरेज, दो मॉलिक्यूल है तो v1 प्लस v2/2, तीन मॉलिक्यूल है v1 प्लस v2/3, n मॉलिक्यूल्स हैं तो v1 प्लस v2 प्लस v3 टिल vn/n, ये एवरेज वेलोसिटी। रूट मीन आरएमएस वेलोसिटी, urms, ये क्या होगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर टिल vn स्क्वायर डिवाइड बाय n अंडर रूट। पहले स्क्वायर रूट, पहले क्या किया? स्क्वायर किया, फिर मीन लिया, फिर रूट लिया। पहले क्या किया? स्क्वायर किया, फिर मीन लिया, फिर रूट लिया। रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर किया, फिर मीन लिया, फिर रूट लिया। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी, क्लियर? स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी, ये क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये बता दिया मैंने तुम्हें। नेक्स्ट अब इसके अंदर, अच्छा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने की जरूरत क्या पड़ी? एवरेज वेलोसिटी तो चलो समझ आता है, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकाल लिया कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वेलोसिटी पोजेस करते हैं वो क्या है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों निकाली? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों निकाली? ये क्यों निकाली है? जैसे लेक्चर पढ़े तो मैंने बता रखा है, अगर किसी ने लेक्चर पढ़ा हो तो मैंने बता रखा है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों निकाली? देखो जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ध्यान दो, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, कैसे भी तो जा रहे होंगे वो। तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे, दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए हमने क्या कर दिया? सबको स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से सारी पॉजिटिव हो गई, स्क्वायर करने से सारी पॉजिटिव हो गई, फिर उसका मीन ले लिया, फिर रूट कर दिया। बात लगभग बात वही पड़ेगी। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? ये रूट मीन स्क्वायर क्यों लिया होगा मैं ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि कुछ वेलोसिटी तो पॉजिटिव सर, कुछ नेगेटिव। हाँ बोलो। सर हाँ सर बोलो। मॉड ऑफ v1 प्लस मॉड ऑफ v2 भी तो ले सकते थे सर। ऐसा है ना, स्क्वायर करने से तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ना, उसमें मेरे को पता नहीं लगेगा कुछ भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ वो भी तेरा तरीका सही है, वो फिर मीन में ले सकते हैं ना, मीन के अंदर जो मीन ऑफ वेलोसिटी निकाला ना, एवरेज वेलोसिटी। यस सर। समझ गए कि नहीं? है यस सर। उज्जवल? यस सर, आ गया। तो इसलिए एक ये नई वेलोसिटी दे रखी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, बहुत जगह यूज होगी। एक अभी है काइनेटिक गैस इक्वेशन, उसमें भी यूज करूंगा 1/3 mn यूज पे, 1/3 mn यूज कर। ध्यान रखना, ये पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एक गैस मॉलिक्यूल का मास, सिर्फ एक गैस मॉलिक्यूल का मास, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और यू क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यू क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसकी डेरिवेशन भी मैंने कराई हुई लेक्चर में, मैं भी जल्दी से बता दूंगा इसकी डेरिवेशन। इसकी डेरिवेशन मैंने कराई हुई, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सही ना? तो ये आ गया यहाँ पे। अब अगर मैं पीछे वाले कर्व में, पीछे वाला जो कर्व है, अगर मैं इसमें टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर मैं इसमें टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ा देंगे इस कर्व में तो एक कर्व थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इससे क्या पता कर रहा है? v अब ये हो गया, वेलोसिटी बढ़ गई, सॉरी पहले अल्फा था, अल्फा ये हो गया, अल्फा डैश मान लो, वेलोसिटीज बढ़ गई कि नहीं?
लेकिन फ्रैक्शन Yes, ऑफ मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी बढ़ गई, नो डाउट, कर्व नीचे फॉल कर गया, कर्व नीचे फॉल कर गया। ध्यान रखना, एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम, एरिया जो है अंडर द कर्व इट रिमेन सेम। पहले एरिया अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो अब भी एरिया इतना ही रहेगा, एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम, थोड़ा ब्रॉड होता जा रहा है, थोड़ा और ब्रॉड होता जा रहा है, पीक जो है वो नीचे गिर रहा है, सही ना, कर्व स्प्रेड हो रहा है ना, तो पीक जो है नीचे गिर रहा है। टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर मैंने इस कर्व को ले लिया T+10 केल्विन, टेम्परेचर बढ़ा है तो नेचुरल सी बात है वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। कर्व फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग मैक्सिमम, जो पहले फ्रैक्शन मॉलिक्यूल ज्यादा थे अब वो कम होते जा रहे हैं, कर्व स्प्रेड हो रहा है, एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स द सेम, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, इट रिमेन्स द सेम। ये चीज ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं। कर्व जो है ब्रॉड होता जा रहा है। किसी को पूछना तो नहीं कर्व से, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी मैंने उसमें एक्सप्रेशन भी दे रखे हैं, तो मेरे लेक्चर तुम पढ़ोगे ना तो उसमें एक्सप्रेशन भी दे रखा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का, डी एन बाई एन, इसके लिए हालांकि जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसकी। Dn/n ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच लाइज इन वेलोसिटी v+dv, possessing velocities v plus dv। dn क्या है, dn/n क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, वैल्यू इसकी m/2π kBt, लिखना तो लिख लो, मैंने उसमें बता रखा है 2π kBt, ये अंडर रूट में आएगा 2π kBt, m अपॉन में, सॉरी m अपॉन आता है, m अपॉन में 2π kBt अंडर रूट के अंदर, m अपॉन में 2π kBt पावर हाफ e की पावर -mv²/2 kBt, e की पावर -mv²/2 kBt। एक बार चेक कर लेना एक्सप्रेशन थोड़ा सा, वरना उसका कुछ गड़बड़ हो जाएगा। dv, ये पूरा एक्सप्रेशन है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का, कोई जरूरत नहीं है इसकी, बस बता दिया कि फॉर द सेक कि हमने किया हुआ है। तो ये एक्सप्रेशंस याद करने हैं मेनली, और कर्व की डिटेल बताओ कि एरिया अंडर द कर्व रिमेंस द सेम, कर्व इज फॉलिंग विद राइज इन टेम्परेचर, लेकिन ब्रॉड होता जाएगा कर्व, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर डेरिवेशन, डेरिवेशन अभी तो नहीं हो पाएगी, मुश्किल हो जाएगा। डेरिवेशन किसी ने की है क्या, 1 PV/1/3 mnu² की, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की डेरिवेशन देखो ऊपर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी से डेरिवेशन होगी इसकी। देखो काइनेटिक एनर्जी फॉर n मॉलिक्यूल्स क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फॉर n मॉलिक्यूल्स हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर vn का स्क्वायर बाय n। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी फॉर n मॉलिक्यूल, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फॉर n मॉलिक्यूल, बाय n कर दो, इनटू n कर दो, बाय n इनटू n। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान देंगे, काइनेटिक एनर्जी फॉर n मॉलिक्यूल्स को हाफ m u rms का स्क्वायर, u rms का स्क्वायर इनटू n, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं, यस सर। ये आ गया ना। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी एक मोल के लिए, फॉर वन मोल टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मोल विल बी हाफ m
यू आर एम एस का स्क्वायर 1 मोल के लिए, दिस इज फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम यू आर एम एस का स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसी को याद है क्या? टोटल काइनेटिक एनर्जी ये होता है 3/2 एनआरटी होता है, 3/2 एनआरटी, लेकिन हमने 1 मोल लिया है तो 3/2 आरटी होता है, 3/2 आरटी, 3/2 आरटी, तो हाफ एम यू आर एम। ये भी अगर डेरिवेशन नहीं किया ना, आगे जाके कराऊंगा डेरिवेशन की, टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू आर एम एस का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और देखो आगे आंसर के लिए 3 RT/m, यू आर एम एस क्या आ जाएगा 3 RT/m। ये इसकी डेरिवेशन है आरएमएस वेलोसिटी। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें काइनेटिक ऐसे क्वेश्चन की डेरिवेशन कराऊंगा, और प्लस रिलेशन बिटवीन एवरेज, वही टोटल, ये जो मैंने डायरेक्ट रिलेशन लिखी है ना अभी ये वाली, इसकी डेरिवेशन भी कराऊंगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक ऐसे क्वेश्चन को यूज करके होगी, काइनेटिक ऐसे क्वेश्चन को यूज करके होगी, सही ना? तो यहाँ तक ये पढ़ लेना, नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे, थ्योरी जरूर पढ़ के रखना आप, और आगे के लेक्चर्स नहीं पढ़ के रखोगे ना तो फिर फायदा नहीं होगा। फिर न्यूमेरिकल समझाना तभी कर पाएंगे जब तुम लेक्चर्स पढ़ के रखते हो, है ना? ये करेंगे, ट्राई करेंगे संडे को या मंडे को क्लास होगी स्टेट्स ऑफ मैटर की, कल अभी जीओसी होगा। चलो ये पढ़ के रखना। ओके, थैंक्स।